वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8 का चैप्टर 21 है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान। हम इसको आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप सभी बच्चे क्या करो, पेन और कॉपी अपने साथ में रखो, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बोलूंगा या कोई नाम या डेट बोलूंगा आप उसको नोट कर सको। ठीक है, तो चलो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहले हम समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या संविधान क्या है, हम सबसे पहले इसे ही समझते हैं। What is constitution? The constitution is a written document through which the governance of any country is regularly run. मतलब संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई भी देश, जिसके माध्यम से क्या देखते हैं, कोई भी देश अपने शासन को नियमित रूप से चलाता है। हाँ भाई, उनके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक तरीके से सिंपल समझ ले, आपको रूल है, गाइडलाइंस है, एक गाइडेंस है कि वो गाइडेंस क्या करता है, आपको संविधान को बोलता है कि भाई इस तरीके से आप चलाओ। तो इससे अगर देखो, एक चीज मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली समझाना चाहूंगा यहाँ कि संविधान ही एक ऐसा नियम है, संविधान एक ऐसी गाइडलाइन है जिसके माध्यम से हम देश को चला सकते हैं। अगर ये ना हो तो हर कोई अपनी मनमानी करेगा। सब बोलेंगे कि भाई मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये पावर है। हाँ, जब हम बोलेंगे कि भाई नहीं आपके पास ये नहीं है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे हमारे पास, आप दिखाओ कहाँ लिखा है कि मेरे पास ये पावर नहीं है। तो ऐसे कई सारे क्या होते हैं, अनबैलेंस हो जाएगा, पूरा सिस्टम अनबैलेंस होगा। इसी की तरह हम ये समझते हैं जैसे कि व्हाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड, भाई हाँ संविधान की क्यों जरूरत है। अब ये बोलो, नो कंट्री कैन बी रन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कंट्री अपना जो जो कंट्री है उसको नहीं चला सकती संविधान के बिना। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रूल टू रन अ कंट्री, क्योंकि संविधान क्या है, वो कुछ नियम प्रोवाइड, कुछ नियम जो होता है वो देता है जिससे हम शासन को चलाते हैं। समझे, अगर ये नहीं होंगे तो क्या हर कोई अपनी मनमानी करेगा। अगर किसी को नेता बनना होगा तो वो अपनी गैर कानूनी तरीके से नेता बन जाएगा। जब हम उनसे पूछेंगे नहीं भाई आप गलत तरीके से बोलोगे, बोलो, तो वो बोलेगा कि नहीं भाई हमें तो ऐसा बोला गया है, आप प्रूफ दिखाओ कहाँ, हमें भाई किस रूल के अकॉर्डिंग हमें इस चुनाव लड़ना था। वो रूल मांगेंगे, फिर हम कहाँ से देंगे, अगर संविधान नहीं होगा तो हम कहाँ से देंगे। इसीलिए क्या है, संविधान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप देखो जितने भी कंट्रीज ने अपने आप को विकास किया है वहां उनके पास संविधान होता ही होता है। तो आपने यहाँ समझा संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब हम समझते हैं इसको बनाने की प्रक्रिया क्या थी, क्या इसको बनाने की प्रक्रिया। तो हम इसे समझते हैं, देखो क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब देखना यहाँ पे कि जो संविधान है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसने बनाया, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। जो संविधान से, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, निर्वाचन व्यक्ति, मतलब जो चुने हुए व्यक्ति। ठीक है, तो जो उस सभा में, जो असेंबली में जो व्यक्ति चुने गए थे, और उन सारी सभा को क्या बोला गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया था। वो सभा बैठा गया था, उस सभा के व्यक्ति ने ये क्या मिलकर संविधान को बनाया गया। अब हम ये बात करते हैं वो जो सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो आई कैसे, अस्तित्व में क्या आई, हम इसको बिल्कुल डीपली समझेंगे। जितना आपकी बुक में है उससे हम डबल एक्स्ट्रा समझेंगे। यहाँ पे देखो, मैं आपको क्या, इस लाइन पेन अपने नोट करते रहना, मैं आपको लाइन टू लाइन 2-3 बात बताऊंगा। देखो, संविधान की जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसकी मांग बहुत पहले से की जा रही थी। हम देखते हैं 1922 में महात्मा गांधी जी ने बात रखी थी कि हमें एक संविधान की, जो संविधान बनाने, जो संविधान है उसको भारतीय लोग ही बनाएंगे। तो क्या संविधान का निर्माण, संविधान भारत के लोग ही संविधान को बनाएंगे। फिर उसके बाद है 1934 में, 1934 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, जो रिपोर्ट, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना उस टाइम, उसमें क्या किए थे, एक रिपोर्ट पेश की थी। और उस रिपोर्ट में क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई थी। फिर हमने देखा, जब हमने इतनी बहुत लड़ाई लड़ी, हमने खूब संघर्ष किया, तो क्या है, ब्रिटेन के लोगों ने भी क्या हुआ, उन्होंने भी बात को हमारी स्वीकार किया कि ठीक है भाई, संविधान आप लोग ही मिलकर बनाओगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो कैबिनेट, उससे पहले देखो क्या आया था, क्रिप्स आया था, क्रिप्स योजना होता है, ठीक है, क्रिप्स आया था, वो उसको हमने अस्वीकार कर दिया, बहुत मेन रीजन की वजह से। ठीक है, तो हम उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कभी, जो हम इसको जब बिल्कुल ही डिटेल में चलेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर लेके चलेंगे तब। अभी हम इसको समझ लेते हैं, जो जितना आपको समझना है अभी। तो हम क्या देखते हैं, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मतलब क्या, जो ब्रिटेन से एक कैबिनेट आया पूरा, उस अपने साथ कुछ नियम लेके आया, उसको कैबिनेट मिशन बोला गया। वो क्या, वहां से कुछ व्यक्ति आए, उन्होंने हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे क्या आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, ऐसे मतलब कुछ नियमों के आधार पर ऐसे
बनाई जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उसने बोला कि आप ठीक है, हम अब बोला कि भाई संविधान तो हर पूरे भारत के लोग बनाने चाहिए। आपका जो भारत है वहाँ डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट आपके कास्ट है, बहुत डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है उनकी, ठीक है, उनका कल्चर डिफरेंट है, तो इतना सारा कुछ डिफरेंट हम देखने को मिलता है। तो सभी लोग यहाँ कैसे आ नहीं पाएंगे, तो किस तरीके से क्या उन्होंने क्या बोला, हर एक फील्ड से, हर एक जगह से क्या होगा, 10 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति चुना जाएगा चुनाव के तौर पे, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसा ही चुनाव करवाया गया, ठीक है। तो इसका चुनाव कब हुआ था, जुलाई में, जुलाई 1946 में क्या हुआ, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ। और उस चुनाव में क्या हुआ, यहाँ व्यक्ति कुछ चुने गए, जैसे कि टोटल मेंबर कितने थे, 389 थे। द बिफोर द पार्टीशंस, मतलब भारत का जब बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसके मेंबर की संख्या थी 389। जैसे ही पार्टीशंस हुआ, मुस्लिम लीग के जो 73 जो सीट थी उसमें, उन 73 सीट को हटा दिया गया, वो चले गए भाई यहाँ से, और 324 ही सीट अवेलेबल बची थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब करके इतने सदस्य चुने गए, चुनाव हुआ, फिर हमने बात रखी, हमारा जो हुआ था 1946 में, फिर जो फर्स्ट मीटिंग थी किसकी, संविधान सभा की जो मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी, क्योंकि हमने देखा चुनाव तो पहले ही हो गया, जुलाई में ही हो गया था चुनाव। उसके बाद 9 दिसंबर को यहाँ सबने बोला कि हम अपना जो काम है उसको स्टार्ट करते हैं, संविधान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 9 दिसंबर को मीटिंग बुलाएगी, जिसमें क्या होता है, इन विच सचिदानंद सिन्हा जो थे वॉज मेड अ टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ, इसमें यहाँ पे क्या मेंबर की जगह क्या था, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्या संविधान सभा के जो थे उनको जो टेम्परेरी जो होते हैं कुछ टाइम के लिए क्या जो चेयरमैन बनाया गया था, टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसमें क्वेश्चन बहुत आता है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब संविधान के जो जो संविधान सभा थी उसका जो चेयरमैन कौन थे। एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें क्या, हम तो उसमें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भरते हैं, लेकिन कहीं कहीं आता है टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ, अस्थायी सदस्य, टेम्परेरी जो थे कुछ टाइम के लिए सदस्य जो थे वो कौन थे, तो वो थे सचिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि चुनाव हुआ, इन सब जो काम प्रोसेस स्टार्ट हो गया, भाई टेम्परेरी मेंबर भी चुने जा चुके थे सचिदानंद सिन्हा को, पहली मीटिंग 9 दिसंबर को बुलाई गई। नेक्स्ट जो मीटिंग थी, ठीक है, जो संविधान सभा की जो नेक्स्ट मीटिंग थी वो बुलाई कब गई थी, वो हमने देखा था 11 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। सेकंड मीटिंग कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। क्या हमने देखा यहाँ पे, जो उनको परमानेंट मेंबर बनाया गया, टेम्परेरी मेंबर कौन थे, टेम्परेरी चेयरमैन थे, कौन थे वहां पे, कौन थे बताओ, टेम्परेरी मेंबर थे यहाँ पे सचिदानंद सिन्हा, और परमानेंट चेयरमैन, यहाँ पे मेंबर तो बहुत सारे थे, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, चेयरमैन जो अध्यक्ष होता है, मेन जो होता है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या प्रेसिडेंट, प्राइम प्रेसिडेंट थे, अभी है ना प्रेसिडेंट, वैसे ही संविधान में जो सबसे प्रमुख सदस्य होते हैं उन किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है, चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। नेक्स्ट आता है द प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रियम्बल वाज प्रेजेंटेड ऑन 13 दिसंबर 1946 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब प्रियम्बल क्या है, अब इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना होगा, क्यों, इसके पीछे रीजन है, आपको वैसे तो मैं आगे ये समझाऊंगा ही, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ। जो देखो प्रियम्बल जो था वो एक तरीके का है, एक तरीके का फ्रंट पेज मान लीजिए, जैसे हम देखते हैं चैप्टर है, हम चैप्टर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में क्या, हम उसका ब्रीफ पढ़ते हैं ना, कि इस चैप्टर में ये बात होगी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये हमारे में ये टॉपिक आएगा। उसी तरीके से जब संविधान को बनाया जा रहा था तो उस संविधान में क्या क्या होना चाहिए था, क्या क्या टॉपिक उसमें होना चाहिए, वो सारा टॉपिक क्या इसमें इंक्लूड किया गया था, किसमें, इसमें जो प्रियम्बल था, इसको हम प्रस्तावना कहते हैं। तो ये प्रस्तावना फ्रंट पेज था कि हाँ भाई संविधान में ये जो धर्म की बात होनी चाहिए, इसमें क्या मतलब सभी एक धर्म माने जाएंगे, सबको स्वतंत्रता समान मिली जाएगी, इक्वालिटी होनी चाहिए सब में, ठीक है, जो लिबर्टी, सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया था, ठीक है। हम इसको और आगे से अच्छे से डिस्कस करें तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, अपॉइंटेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 29 अक्टूबर 1949, हाँ ठीक है। अब आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी एक बनाई गई थी 29 अक्टूबर 1949 को, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वहां का चेयरमैन उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था, इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था जो प्रियम्बल तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा,
उससे रिलेटेड क्या है, इनको संविधान बनाना था, उन्हीं से टॉपिक को रिलेटेड लेके उनको पूरा स्टडी करना था। और उनको एक ऐसा जो एक होता है नक्शा, जैसे हम बनाते घर को बनाने से पहले क्या हमें नक्शे की जरूरत होती है, उसी तरीके से संविधान को बनाने के लिए हमें उसके अंदर के पॉइंट्स चाहिए थे कि हाँ भाई इसमें क्या क्या बात करना है, हमें क्या क्या टॉपिक्स रखना है। तो वो सारा का सारा काम किसको तैयार दिया गया था, वो सारा काम तैयार करके दिया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तैयार नहीं मतलब उनको दिया गया था, ताकि तैयार करना था उनको ना, इनका पूरा मसौदा कहते हैं ना, एक नक्शा तैयार करना है इनको, ठीक है, स्ट्रक्चर तैयार करना है कि इस संविधान में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। तो वो सारा काम किसको दिया गया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया गया था। और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें एक ये और 6 मेंबर और थे, ठीक है। और इन सब ने मिलके क्या किया था, इन सब ने मिलके जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया था। इन्होंने भी बहुत सारे जो हमारा 1935 का जो हमारा जो एक्ट था, जो था इन जो था भारतीय नेशनल जो था एक्ट बना आया था, वो एक्ट हो गया। और बाहर कंट्री के जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, संविधान थे, उन सब का इन्होंने स्टडी किया था। और जो जो अच्छे पॉइंट्स थे उन्होंने अपने इस संविधान में इंक्लूड किए, और इसमें क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए सब कुछ उन्होंने मेहनत करके एक क्या है एक स्ट्रक्चर तैयार किया। और वो सारा स्ट्रक्चर क्या किया, सारा का सारा स्ट्रक्चर संविधान के सामने, जो कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली थी, जो संविधान सभा था, उसमें क्या इसको पेश किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया गया। और उस पे फिर बहुत सारी बहस चली। इन्होंने सारा क्या काम किया, इन्होंने टॉपिक रख दिया और सबने मिलकर जितने भी मेंबर्स थे उसके अंदर, टोटल हम कह सकते हैं 299 मेंबर हमेशा इसमें प्रेजेंट रहते थे। कभी 202, 202 या 299 इतने मेंबर्स आते रहते थे। टोटल टोटल सदस्य कितने थे, 324 थे। उसमें से हमेशा कोई ना कोई आके मतलब प्रेजेंट बहुत लोग रहते थे। और सब मिलने मिलके क्या इस संविधान को बनाने का पूरा ट्राई किया था और अच्छे से कोशिश की थी। और हम कह सकते हैं वो सक्सेस भी हुए। उन्होंने क्या किया, इन पे खूब बहस चली। हर एक टॉपिक को एक एक करके उन्होंने टॉपिक को, जैसे मान के चलिए कि भाई हमारा लैंग्वेज क्या होगी, हम क्या हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा होगी कि नहीं होगी, ठीक है। हमारा हर एक टॉपिक मान लीजिए कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा कि भारत जो प्रेसिडेंटियल सिस्टम होगा, क्या सिस्टम होगा यहाँ पे। इन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पे क्या टॉपिक्स होने चाहिए, कितना फ्रीडम देना चाहिए, क्या यहाँ रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो उन सारी बातों पे बहस चली। और इन सारी बहस में टोटल टाइम कितना लगा, आप एक्सेप्ट करो टोटल टाइम कितना ज्यादा लगा है। तो इन सारी प्रोसेस में आफ्टर 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, इतने टाइम के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद जो हमारा संविधान था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वॉज रेडी ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या बनकर तैयार हो गया। और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। इसको फोर्स में कब आया, केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 को। तो आप सोच सकते हो इतना लंबा टाइम लगा उनको, कम लगभग 3 साल का वक्त। तो सोचो हर एक टॉपिक को बारीकी से उन्होंने स्टडी किया, हर एक टॉपिक पे कि हाँ ये वाला टाइम हमारे उस टाइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उनको वो फ्यूचर देख के चल रहे थे कि आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी, क्या उनको ये चीजें जो वो ये समझेंगे, वो इनके बारे में क्या पता उनकी उस टाइम नीड्स कुछ और हो। तो वो सारी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए कि अगर भाई हमने जो बना दिया रूल, क्या पता आगे चल के उसमें चेंजेस करना पड़ जाए टाइम टू टाइम। तो उन्होंने क्या अमेंडमेंट संशोधन करने की व्यवस्था भी डाली। मतलब सोचो कितना ज्यादा उन्होंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, कितना वो एक तरीके से मान लीजिए उन्होंने फ्यूचर देखा। और उनको पता था कि आने वाले टाइम में इनको नीड्स क्या होगी, इनकी क्या क्या जरूरत होगी, और उसी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान को बनाया गया। तो आप देख सकते हो कितना टाइम लगा, द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में कितना टाइम लगा, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज। और उसके बाद क्या संविधान बनकर तैयार हुआ। चलो हम ये स्टडी कर ही रहे तो मैं आपको एक और बात समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। एक बात और आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या है वो बात, देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको लागू होने में 2 महीने का वक्त लग गया। ऐसा क्यों, मतलब कुछ जो इसमें मेन पॉइंट्स जो जरूरत थे वो तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूरी तरीके से लागू करने के लिए इन्होंने टाइम लिया। उसके पीछे का रीजन एक बहुत बड़ा रीजन है कि देखो 26 जनवरी से 1930 में लाहौर में एक मीटिंग हुई थी। किस कहाँ पे, लाहौर में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या हुआ था, वहां की जो कांग्रेस के सारे सदस्य मिले थे, क्या कांग्रेस के सारे सदस्य वहां मिले, और उन्होंने भारत को एक पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया था। उन्होंने बोला हम आज से हम पूरी मतलब पूरी तरीके से हम फ्री है। उन्होंने अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है, अब घोषित किया। उस चक्कर में क्या हुआ, उस दिन को याद करने के लिए
उस डेट को याद करने, वो ऐतिहासिक दिन याद करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि हम 26 जनवरी को ही ये संविधान लागू करेंगे। तो उस स्पेशल डे को उसको याद रखने के लिए 2 महीने का वेट किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, कमेंसमेंट मतलब उस टाइम जब ये बना था, जब हमने देखा 26 जनवरी 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उसमें टोटल आर्टिकल्स कितने थे? अब मैं इसको आपको एक तरीके से समझाने के लिए तैयार करता हूँ। ठीक है, देखो हम इसको एक चैप्टर की तरह समझते हैं। देखो 395 उस बुक के पेजेस हो गए, क्या 395 बुक के पेजेस हो गए। ठीक है, और उसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि वो टॉपिक्स भी मान लीजिए, 395 को टॉपिक्स भी मान लीजिए, और 22 चैप्टर्स मान लेते हैं और 8 बुक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो कितना कॉन्स्टिट्यूशन का कितना लंबा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स बने थे, और इनको जो थे उसको 8 शेड्यूल्स में बांटा गया था। कितने? 8 शेड्यूल्स में बांटा गया था। तो सोचो कितना कुछ था हमारा, और तभी तो हमारे संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किया जाता है। ऐसे ही नहीं बोलता, रिटन डॉक्यूमेंट में जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट में ही है। ठीक है, तो 395 आर्टिकल्स हमने क्या बोले कि पेजेस 22 इसके चैप्टर्स थे और 8 बुकों में ये डिवाइड था। ऐसे मैंने आपको समझाने के लिए बोला। ठीक है, ये तो उस टाइम की बात है, लेकिन अब हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो 395 आर्टिकल ही है। ठीक है, और 25 पार्ट्स है, और पार्ट्स इसके कितने? 3 बढ़ गए, और 12 शेड्यूल्स है। कितने? 12 शेड्यूल्स इसके, और 4 शेड्यूल्स और बढ़ गए। भाग कितने बढ़ गए इसके? कितने भागों में बढ़ गया? 4 भाग और बढ़ गए इसके। ठीक है, लेकिन क्या है? लेकिन हम यहाँ पे एक और चीज समझेंगे। ये 448 क्या है? आपको दिख रहा होगा 395 हमने तो आर्टिकल पढ़ा, लेकिन ये 448 क्या है? बात ये है कि आर्टिकल बढ़ने से पहले आपको ये नीचे दिख रहा होगा, देर आर 103 अमेंडमेंट हैव बीन मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल द डेट। ठीक है, हम देखते हैं जो इसमें चेंजेस, संविधान में 103 बार चेंजेस किए गए और नए नए आर्टिकल्स उसमें जोड़े गए। लेकिन आर्टिकल्स को ऐसे नहीं जोड़ा है कि 395 था तो उसका 396 हो गया, 397 हो गया, ऐसा नहीं हो गया। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 10 है, अगर हमें आर्टिकल 10 में हमें कोई और बातें भी जोड़ना है, जैसे कि मान लीजिए कि हमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता में कुछ और भी ऐड हो कि नियमों के आधार पे घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। तो उसमें हमने क्या कहते हैं, आर्टिकल जो 10 था, उस मतलब आर्टिकल जो घूमने फिरने की स्वतंत्रता, जैसे आर्टिकल हमारा हो गया 20 और 19 आर्टिकल मान लेते हैं, 19 आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 में हमें घूमने फिरने की भी स्वतंत्रता है, तो हम 19A डाल देते हैं उसमें। 90 क्या? 19A, 19B, 19C, या 19(1), 19(2), 19(3) ऐसे ऐड किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐड करने पे अगर हम देखें तो वो देखो रहे कितने? 395 ही रहे। लेकिन अगर हम उसको भी गिन लें कि 10A, 10B, 10C, फिर उसके बाद 11 आया, 12 आया, 13 आया। ठीक है, लेकिन 14A, 14B उसमें कुछ कुछ ऐड होता जा रहा है। अगर हम उसको याद गिन लें, 13A को हम एक A वाले को भी इसमें जोड़ दें, बी वाले को भी इसमें जोड़ दें, 10, 11, 12 ऐसे जोड़ते जाए, तो ऐसे अगर हम गिनती गिने तो टोटल अगर नंबर काउंटिंग तो 448 हो रहे हैं। लेकिन अगर हम जैसे गिनती 1, 2, 3, 4 ए और बी सी डी जो भी है उनको छोड़ दे वो उन्हीं का पार्ट मान लेते हैं। तो उसके पार्ट अगर मान लेते हैं तो हम देखते हैं आर्टिकल तो सिर्फ 395 ही है। तो इस तरीके से तो दो वे में आपको मैंने समझाने की कोशिश की, क्योंकि काफी कुछ अभी हम देखते हैं कई बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता ही रहता है। ठीक है, जब मैं छोटा था मैंने स्टडी की, तब मेरे में भी ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन उस टाइम भी। अब हमारे सामने जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने अगर ये समझ लिया तो मान लीजिए आप पूरा चैप्टर समझ लेंगे। ये हमारे सामने प्रियम्बल है। अभी प्रियम्बल आपको मैंने पहले पीछे बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ हमारा जो एक प्रीफेस एक तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इस तरीके से क्या होगा संविधान में, ये टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, और यही ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया, और इसी से रिलेटेड क्या ड्राफ्टिंग कमेटी ने सारे विश्व के संविधान को पढ़ के वहां से टॉपिक सारा ले लेके हमारा संविधान बनाया गया। ठीक है, तो हम ये समझेंगे इसको, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी हर एक वर्ड के मतलब को समझेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitute India into a sovereign socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and politics, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship,
equality of states and status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. अब हमने ये इसका इंग्लिश में पढ़ा, अब हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब ये किसका मतलब है? सोवरेन। अब देखो सोलमली का मतलब क्या होता है? सोलमली जो वर्ड है इसका मतलब होता है सत्य निष्ठा से, मतलब सत्य निष्ठा से बिना किसी दोष के या बुराई के। रिसॉल्व्ड का मतलब क्या होता है? संकल्प लेते हैं। हम क्या संकल्प लेते हैं कि हम जो हमारा जो ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूट है इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको बिल्कुल किस तरीके से निभाएंगे। देखो सोवरेन का मतलब क्या होता है? मतलब प्रभुत्व। अब ये हर एक वर्ड का हम अच्छे से डीपली डिटेल देखते हैं। देखो सोवरेन का मतलब होता है प्रभुत्व, कि हम क्या है भारत के जो लोग हैं, हमारा भारत के जो ये हमारा भारत है ये किसी और के कंट्रोल में नहीं है। भारत स्वयं से एक प्रभुत्व संपन्न देश है, ये अपना रूल स्वयं चलाता है। कोई सेकंड पर्सन जो सेकंड कोई और अदर देश हम पे कोई भी रूल नहीं चलाता। हम अपने आप को स्वतंत्र और संपन्न है देश। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट होता है समाजवादी, हिंदी में क्या बोलते हैं? समाजवादी। ठीक है। हमने अपने आप को समाजवादी राज्य भी समझा है। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो कि हम यहाँ पे हर किसी की बातों को महत्व दे रहे हैं। ठीक है। हम यहाँ पे जो गरीब जनता है, जो गरीब लोग है, ठीक है, जो पिछड़ी जाति चाहे कोई है, सबके महत्व को हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। पंथ निरपेक्ष, सेकुलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष बोलो यहाँ पंथ निरपेक्ष। हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है और सब सब धर्म के लोगों को एक समान समझता है। क्या? सभी धर्म हमारे सामने समान है, हम किसी भी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं समझते हैं। कानून के नजर में सभी धर्म एक समान है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक हमने पढ़ा भी पहले से कि लोकतांत्रिक, मतलब लोग, यह जो हमारा भारत है यहाँ पे लोगों का शासन होगा, लोकतांत्रिक ये सिस्टम होगा। यहाँ पे सभी जो लोग होंगे, सभी जो यहाँ पे सिस्टम होगा उसमें सबसे महत्व और सबसे सुप्रीम कौन? लोग ही माने जाएंगे। यहाँ रिपब्लिक मतलब गणराज्य, मतलब हम देखते हैं कि अलग अलग जितने भी हम सब क्या है अलग अलग यहाँ पे राज्य हैं, 28 हम देखते हैं टोटल राज्य हैं। हम सारे 28 राज्य जो मिलकर क्या एक गढ़ बनाते हैं, हम पूरे क्या एक गढ़ में एकजुट है। ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखा। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और सभी जो यहाँ के लोग हैं जितने भी उन सबको क्या हम सुरक्षित रखते हैं। ठीक है। सुरक्षित है हम। हमने देखा क्या क्या उसके समझ। अब नागरिकों को क्या है कुछ अधिकार हम देते हैं, हम इसमें क्या सब लोगों को क्या कुछ राइट्स मिले हैं, जैसे जस्टिस, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, सभी के साथ क्या है सभी इसके साथ समान न्याय किया जाएगा। सबके साथ क्या सबको न्याय मिलेगा, सबको समान न्याय दिया जाएगा। लिबर्टी, लिबर्टी में हम क्या देखते हैं यहाँ पे? ठीक है। लिबर्टी हमारे लिए यहाँ स्वतंत्रता। ठीक है। किस चीज में? थॉट, अपने विचार रखने में, अपने एक्सप्रेशन रखने में, बिलीफ, हमारे जो हमारे हित के लिए, हमारा जो फेथ, चाहे वर्शिप, हम जो पूजा या धर्म करते हैं, सभी क्षेत्र में हमें क्या स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता दी जा रही है। इक्वालिटी है हमारे लिए, हमारी क्या इक्वालिटी है, हम सब हमारे बीच में समानता है। प्रतिष्ठा हो चाहे अवसर की समानता हो, सभी फील्ड में क्या हमें यहाँ समानता दी गई है, चाहे अपॉर्चुनिटी हो चाहे वो हमारा स्टेटस हो। ठीक है। सभी में क्या किया हमको इक्वालिटी दी गई है और सभी लोगों का क्या प्रमोट किया जा रहा है, क्या प्रोत्साहित किया जाता है हमें। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे टॉपिक फ्रेटर्निटी। अब ये क्या? अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटरग्रेट ऑफ द नेशन। मतलब क्या है? ये बंधुत्व, फ्रेटर्निटी को हिंदी में क्या बंधुत्व कहते हैं, कि आपस में जितने भी लोग हैं, चाहे जो भी कुछ है, चाहे व्यक्ति की गरिमा हो, उस राष्ट्र की एकता हो, अखंडता हो, उन सबको सुनिश्चित करता है और उन सबको क्या एकजुट बंधुत्व भाईचारे की भावनाएं उस सब में उत्पन्न करता है। ठीक है। ये हमने देखा। इन आर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस, मतलब कि इसमें क्या बोलने जा रहा है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हम क्या है 1949 को हम ये सब अडॉप्ट करते हैं, हम इसे क्या स्वीकार करते हैं, इसको क्या इनेक्ट करते हैं, अभी कानून बनाते हैं। गिव टू आवरसेल्फ इन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें क्या क्या अधिनियमित और आत्मप्रीत, मतलब हम इसको क्या हम इसको एक्सेप्ट करते हैं एक तरीके से।
कॉन्स्टिट्यूशन को। अब आपने यहाँ पे देखा होगा हर एक वर्ड का अपना एक महत्व हमने देखा है, चाहे वो क्या हो। अब इसमें अगर कोई भी वर्ड लिखा जाता है वो पता है एक कानून की लकीर की तरह है। हम देखते हैं यहाँ पे जो जो सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड है उसको क्या है एक संशोधन करके अमेंडमेंट करके क्या इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप सोचो इसमें अगर कुछ चेंजेस भी करना होता है तो पूरा क्या अमेंडमेंट करना पड़ता है, इसमें क्या इसमें संशोधन करना पड़ता है तब एक वर्ड को इसमें डाला जाता है। तो हमने यहाँ पे हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा। फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें हर एक वर्ड का मतलब फिर से रिमाइंड करा देता हूँ क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये आपके हर एक चैप्टर में आपको हर एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सोवरेन हो जाए, ठीक है। सोवरेन, सोवरेन का मतलब हमने क्या देखा यहाँ पे, सोवरेन का मतलब सिंपल होता है कि प्रभुत्व संपन्न, क्या जो प्रभुत्व संपन्न देश के, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, हम स्वयं के शासक है। हमारा जो भारत है वहाँ का नियम स्वयं बनाते हैं, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते। सोशलिस्ट मतलब यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था को भी मान्यता दी गई है। यहाँ पे जो हम क्या करते हैं आधे काम को क्या जनता की महत्व को ज्यादा समझते हैं। यहाँ पे किसके जो श्रमिक देश कहलाते हैं, हम एक तरीके से क्या श्रमिक देश कहलाते हैं, मजदूर वर्ग के देश की, इसीलिए हम बोलते हैं उसको बहुत महत्व दिया जाता है। सेकुलर क्या हम किसी भी धर्म को एक ऊंचा नहीं समझते, हमारे नजरों में सारे धर्म क्या है समान है, धर्म निरपेक्ष राज्य। सेकुलर का मतलब धर्म निरपेक्ष। डेमोक्रेटिक मतलब क्या है लोकतांत्रिक, यहाँ लोगों का शासन है। यहाँ पे किसका लोगों का शासन है, क्योंकि हम देखते हैं क्या हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं हम अपने, और चुनाव के माध्यम से वो हमारे लिए कार्य करता है। अगर वो हमारे लिए कार्य नहीं करते हैं, हमारी भलाई के लिए नहीं करते, तो क्या हम नेक्स्ट चुनाव में उनको हटा के अपना दूसरा रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो किसका शासन है, लोगों का शासन है। नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। क्या हम देखते हैं यहाँ के 28 राज्य हैं, अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग भाषा अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर भी क्या भारत एकजुट है, एक गढ़ राज्य है, क्या गढ़ है, तो क्या एक गढ़ राज्य है। नेक्स्ट हमने जस्टिस देखा, क्या कि हर फील्ड में जस्टिस में न्याय मिलेगा सबको, सबको स्वतंत्रता है, चाहे वो बोलने की हो, एक्सप्रेस करने की हो, सबको सम्मान, इक्वालिटी समानता दी गई है, चाहे वो फील्ड अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो उसका स्टेटस हो, सब चीज के लिए। फर्टर्निटी हम क्या आपस में भाईचारा हो, अपने देश के प्रति अपनी देश की गरिमा को बढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी वर्ड जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन वर्डों से क्या होता है कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और आपको इन सारे वर्डों को समझना भी बहुत जरूरी था। तो हम ये इस जो सब्जेक्ट है, जो हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को रिपीट देखिए और अपना सिलेबस जो को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो का बेनिफिट उठाइए, इसे रिपीट देखिए और इससे अपना जो वो चैप्टर है कंप्लीट